उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। नवंबर का आखिरी हफ्ता था, लेकिन ठंड ऐसी लग रही थी जैसे जनवरी आ चुकी हो। रात के लगभग 11 बज रहे थे और हमारी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ जंगल था, ना कोई घर, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर की आवाज, बस गाड़ी की हेडलाइट्स और आगे फैला हुआ अंधेरा। मेरे साथ गाड़ी में 3 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त अमन, उसका कजिन रोहित और ड्राइव कर रहा था रमेश, जो उसी इलाके का रहने वाला था। हम एक छोटे से गांव जा रहे थे, नाम था बड़ौली। गूगल मैप पर यह गांव तो दिख रहा था, लेकिन जितना आगे बढ़ रहे थे उतना लग रहा था जैसे हम किसी ऐसी जगह जा रहे हों जहां इंसानों का जाना मना हो। अचानक रमेश ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। भैया बस थोड़ा सा आगे है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। मैंने ध्यान दिया, उसकी आंखें बार बार रियर मिरर में देख रही थीं, जैसे कोई हमारे पीछे बैठा हो। अमन ने मजाक में कहा, क्या हुआ रमेश, डर लग रहा है क्या? रमेश ने जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी चलाता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, इस रास्ते पर रात में लोग नहीं जाते। रोहित हंस पड़ा, क्यों, भूत रहते हैं क्या? ये शब्द जैसे ही उसके मुंह से निकले, गाड़ी अपने आप झटका खाकर रुक गई। इंजन बंद, चारों तरफ सन्नाटा। मैंने देखा, हेडलाइट्स अभी भी जल रही थीं, लेकिन उनके सामने कुछ भी नहीं था, बस धुंध, घनी सफेद धुंध। अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। अरे ये क्या, उसने जोर लगाया। उसी वक्त गाड़ी के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे गीली मिट्टी पर कोई नंगे पांव चल रहा हो। रमेश की सांसें तेज हो गईं, उसके होंठ कांप रहे थे। मत उतरना, वो बुदबुदाया, जो भी हो बाहर मत जाना। अब मजाक का मूड खत्म हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, रमेश यहां क्या है? उसने सिर झुका लिया। यह वही रास्ता है जहां 15 साल पहले पूरा गांव जल गया था। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पूरा गांव? रोहित ने पूछा। रमेश ने हां में सिर हिलाया। एक रात लोग सो रहे थे और अचानक आग लग गई, कोई नहीं बचा। तो अब गांव? मैंने पूछा। गांव तो है, रमेश बोला, लेकिन लोग नहीं। तभी गाड़ी के बाएं शीशे पर हम सब एक साथ उधर मुड़े। शीशे के बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पांव कीचड़ से सने। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। अमन की आवाज गले में अटक गई। यह कौन है? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस गहरा अंधेरा। और फिर उसने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। रमेश चीख पड़ा, आंखें बंद करो, किसी भी हालत में बाहर मत देखो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने अपना हाथ शीशे पर रखा। उसका हाथ असामान्य रूप से लंबा था, उंगलियां मानो हड्डियों की बनी हों। और फिर उसने मुंह खोला। उसके मुंह से आवाज नहीं, बल्कि रोने की गूंज निकली। एक साथ कई आवाजें, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की। पूरी गाड़ी कांपने लगी। अचानक हेडलाइट्स बुझ गईं। पूरा अंधेरा, बस वही रोने की आवाज और हमारी तेज होती सांसें। मुझे लगा कोई गाड़ी के अंदर आ चुका है। मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम भी यहीं रहोगे? और उसी पल गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रमेश ने बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी अंधेरे में दौड़ने लगी। पीछे से हंसने की आवाज आ रही थी, एक नहीं कई। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, सब हमें देख रही थीं। और गाड़ी जैसे ही गांव की सीमा पार की, सब गायब। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रमेश ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था यह गांव मरा हुआ है। लेकिन सवाल यह था, अगर गांव मरा हुआ है तो जो हमने देखा वो क्या था? उस रात हम में से कोई भी सो नहीं पाया। गाड़ी गांव की सीमा पार करते ही जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गई थी। मोबाइल में नेटवर्क वापस आ गया था। हवा सामान्य लग रही थी, लेकिन हमारे अंदर कुछ टूट चुका था। अमन लगातार पानी पी रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। रोहित खिड़की से बाहर देखे जा रहा था, जैसे डर रहा हो कि अगर न देखे तो कोई चीज उसे पीछे से पकड़ लेगी। और रमेश, वो तो जैसे बूढ़ा हो गया था। करीब आधे घंटे बाद हमें एक छोटा सा ढाबा दिखा। पीली लाइट, 2-3 ट्रक खड़े थे। वहीं हमने गाड़ी रोकी।
जैसे ही हम नीचे उतरे मेरे पैरों में जान ही नहीं थी। ढाबे वाला हमें देखकर चौंक गया। इतनी रात इस रास्ते से? उसने पूछा। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया। मैंने ढाबे वाले से पूछा, भैया बड़ौली गांव किधर है? ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो इधर उधर देखने लगा, फिर धीमी आवाज में बोला, कौन सा बड़ौली? यही पास वाला, मैंने कहा, जिस रास्ते से हम आए हैं। वो एक पल चुप रहा, फिर बोला, भैया उस तरफ कोई गांव नहीं है। हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन हम वहीं से आ रहे हैं, रोहित ने कहा। ढाबे वाला पास आया, उसकी आवाज अब कांप रही थी। 15 साल पहले वहां गांव था, अब सिर्फ आत्माएं हैं। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। ढाबे वाले ने बताया, उस गांव में एक पुरानी हवेली थी। वो हवेली गांव के मुखिया की थी। कहा जाता है वो आदमी तंत्र मंत्र करता था, काली विद्या। एक रात उसने पूरे गांव को एक पूजा में बुलाया और उसी रात आग लग गई। कोई नहीं जानता आग कैसे लगी, लेकिन जो लोग जले वो मरे नहीं थे। मरे नहीं? मैंने पूछा। ढाबे वाला बोला, उनकी आत्माएं अब भी वहीं हैं। उसने पानी का गिलास रखा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है, वो बोला, वो आत्माएं उसे रोक लेती हैं। कुछ लोग वापस आए और कुछ। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। रमेश अचानक खड़ा हो गया। हमें वापस जाना होगा, उसने कहा, सुबह होने से पहले। हमने पैसे दिए और तुरंत गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जैसे ही हमने उसी रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, हवा फिर ठंडी हो गई। मोबाइल का नेटवर्क गायब और वही धुंध। अमन ने डरते हुए कहा, भैया वो लड़की फिर आ गई। मैंने आगे देखा, सड़क के बीचों बीच वही छोटी लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। जली हुई त्वचा, आंखों से काला तरल बह रहा था और होंठ जैसे किसी ने सिल दिए हों। रमेश ने ब्रेक मारी। मत रुको, मैं चिल्लाया, लेकिन गाड़ी अपने आप बंद हो गई। लड़की धीरे धीरे हमारे पास आई। उसके पीछे और परछाइयां उभरने लगीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब जले हुए। उनके शरीर से धुआं उठ रहा था। तभी लड़की ने उंगली उठाई और हवेली की तरफ इशारा किया। मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, सच देखो। अचानक हम चारों की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। हम अब गाड़ी में नहीं थे, हम हवेली के अंदर थे। चारों तरफ दिए जल रहे थे, लोग बैठे थे, पूजा चल रही थी। बीच में वही मुखिया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने जोर से मंत्र पढ़ा और तभी दरवाजे बंद हो गए। आग भड़क उठी, लोग चीखने लगे और उसी भीड़ में मैंने उस छोटी लड़की को देखा। वो अपनी मां को पकड़कर रो रही थी, मां बचाओ। लेकिन आग तेज होती गई और फिर सब कुछ जल गया। अचानक हम फिर सड़क पर थे। हम सब जमीन पर गिरे पड़े थे। परछाइयां गायब थीं, सिर्फ लड़की खड़ी थी। उसने पहली बार मुंह खोला, हमें न्याय चाहिए, और फिर वो भी धुंध में खो गई। रमेश रो रहा था। अब समझ आया। वो बोला, ये आत्माएं बुरी नहीं हैं। तो फिर? अमन ने पूछा। रमेश ने मेरी तरफ देखा। मुखिया की आत्मा अब भी जिंदा है, उसी हवेली में, और जब तक उसका अंत नहीं होगा, ये आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। दूर हवेली से एक जोरदार हंसी गूंजी, भारी, खौफनाक, जैसे किसी ने हमें चुनौती दी हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, हम अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। हम चारों देर तक जमीन पर बैठे रहे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। रमेश ने धीरे से कहा, अगर हम अभी लौट गए तो ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। अमन ने उसकी तरफ देखा, और अगर गए तो हम जिंदा भी नहीं लौटेंगे। मैंने सामने अंधेरे की तरफ देखा। दूर, बहुत दूर हवेली की छाया दिख रही थी, एक टूटी हुई इमारत जिसके चारों तरफ जंगल उग आया था। हमें जाना होगा, मैंने कहा, नहीं तो ये हमें जाने नहीं देंगी। किसी ने विरोध नहीं किया। हम पैदल ही चल पड़े। सड़क पीछे छूट गई, मोबाइल बंद, टॉर्च की रोशनी बहुत कम। जैसे जैसे हवेली पास आ रही थी, मेरे कदम भारी होते जा रहे थे। अमन अचानक रुक गया। सुन रहे हो? उसने फुसफुसाया। हम सब रुक गए। कहीं पास से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, लगातार, ऐसी रोने की आवाज जिसमें थकान हो। हम आगे बढ़े। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला था। दरवाजे पर जले हुए हाथों के निशान थे। रमेश ने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया।
आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। सांस लेना मुश्किल। फर्श पर राख जमी थी, दीवारें काली थीं। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने मुड़कर देखा। अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। हवेली के अंदर सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं और एक लंबा गलियारा दाईं तरफ। तभी गलियारे के आखिर में किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, घसीटती हुई। हमने टॉर्च उधर की। वहां एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर जला हुआ था, कपड़े शरीर से चिपके हुए और सिर झुका हुआ। रमेश ने कांपते हुए कहा, यही है मुखिया। वो धीरे धीरे सिर उठाता है। उसका चेहरा आधा जला हुआ, एक आंख नहीं थी, लेकिन जो आंख बची थी वो हमें देख रही थी सीधे। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और उसी पल हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगी। चीखें, रोना, दहाड़। अमन ने अपना सिर पकड़ लिया। ये सब आवाजें मेरे दिमाग के अंदर हैं। मुखिया ने पहली बार मुंह खोला। तुम देर से आए हो। उसकी आवाज भारी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। ये आत्माएं मेरी हैं। मैंने हिम्मत करके कहा, तूने इन्हें मारा। मुखिया हंसा। मैंने मुक्त किया। उसने हाथ फैलाए और तभी दीवारों से आत्माएं निकलने लगीं। जली हुई औरतें, बच्चे, वही छोटी लड़की, सब चुप। उनकी आंखों में डर था। मुखिया ने कहा, इन्हें जाने नहीं दूंगा। लड़की ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे से बोली, हमें घर जाना है। मुखिया की मुस्कान गायब हो गई। हवेली कांपने लगी। छत से राख गिरने लगी। मुखिया चिल्लाया, चुप। और तभी उसने रमेश की तरफ इशारा किया। रमेश हवा में उठ गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी। अमन चिल्लाया। मैंने बिना सोचे मुखिया की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे हाथ जलने लगे। लेकिन उसी पल छोटी लड़की ने चीख मारी। पूरा कमरा उजाले से भर गया। मुखिया पीछे गिरा। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। हवेली शांत हो गई। मुखिया ने हमारी तरफ देखा। तुम समझते हो मुझे हरा दिया? उसकी आंखें फिर जल उठी। ये अंत नहीं है। और उसी पल फर्श हमारे नीचे से टूट गया। हम अंधेरे में गिरते चले गए, गिरते गिरते, और फिर हम गिरते रहे काफी देर तक। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन कभी आएगी ही नहीं। फिर जोर की टक्कर लगी। मेरी आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा था। सिर घूम रहा था, कान सुन्न थे। धीरे धीरे सब दिखाई देने लगा। हम एक बड़े से तहखाने में थे। छत बहुत नीचे थी। दीवारों पर काले चिन्ह बने थे, तंत्र मंत्र के निशान। रमेश बेहोश पड़ा था। अमन एक कोने में बैठा रो रहा था। रोहित चुपचाप दीवार से सटा था और हमारे सामने मुखिया खड़ा था। इस बार उसका शरीर और भी भयानक लग रहा था। जला हुआ मांस हिल रहा था। एक आंख से काला तरल गिर रहा था। यह जगह मेरी शक्ति है, उसने कहा। यहीं से सब शुरू हुआ था। तभी दीवारों से आत्माएं निकलने लगीं। वही औरतें, वही बच्चे, वही छोटी लड़की, सब तहखाने के बीच आकर खड़े हो गए। मुखिया ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा घूमने लगी, जमीन कांपने लगी। अमन चीखा, कुछ करो। मुझे याद आया ढाबे वाले की बात। ये आत्माएं बुरी नहीं हैं। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम आजाद हो। एक पल को सब रुक गया। छोटी लड़की आगे आई। उसने मुखिया की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, हमने तुझे शक्ति दी थी, अब छीन रहे हैं। बाकी आत्माएं भी आगे बढ़ी। मुखिया पीछे हटने लगा। नहीं, वो चिल्लाया, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर था। आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। उसका शरीर जलने लगा। वो चीखने लगा, रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। छोटी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसी पल पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कुछ टूट गया हो। जब रोशनी कम हुई तो वहां कोई नहीं था, ना मुखिया, ना आत्माएं, सिर्फ हम चारों और खुला हुआ दरवाजा। हम जैसे तैसे बाहर निकले। हवेली ढह रही थी। हम भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सुबह हुई तो हम उसी सड़क पर थे जहां से सब शुरू हुआ था। अब वहां कोई धुंध नहीं थी, कोई ठंड नहीं। गांव की तरफ देखा, वहां अब कुछ भी नहीं था, ना हवेली, ना रास्ता, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, खत्म हो गया। हम लौट आए। जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ रातों में मुझे अब भी सपने आते हैं। एक छोटी लड़की
जो दूर खड़ी होकर मुस्कुराती है, और जब मैं उससे पूछता हूं तुम मुक्त हो, वो जवाब देती है हम तो हो गए, लेकिन क्या तुम हो? और तभी मेरी नींद खुल जाती है, पसीने में डूबा हुआ। अगर तुम्हें यह कहानी डरावनी लगी हो तो समझ लो, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो हमारे साथ चली आती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और रोशन हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ अगर तुम उस रास्ते से गुजरते तो क्या तुम हवेली के अंदर जाते, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।